Welcome students. In this portion of the lecture, we are going to study about use of new techniques for improvement of conventional sources. कुछ conventional sources ऐसे हैं like biomass and wind. इनका जो यूज है वो बहुत लिमिटेड हुआ है और नई टेक्नोलॉजी यूज करने से हम उनसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं. सो हम देखेंगे कि हाउ न्यू टेक्निक्स कैन हेल्प यू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम दीज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो पहली बात है, दे आर नॉट यूज्ड टू फुल पोटेंशियल. मीन्स इनका फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं होता है. दूसरी बात होती है, न्यू टेक्नोलॉजी मेक्स इट पॉसिबल टू गेट मैक्सिमम आउटपुट. तो नई टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं टू गेट मैक्सिमम आउटपुट. पहले हम ट्रेडिशनल वाला यूज देखेंगे उसका और फिर नई टेक्नोलॉजी का. तो सबसे पहले हम लेते हैं बायोमास. बायोमास है क्या? रिमेन्स एंड एक्सक्रीटा ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. मीन्स जो प्लांट्स हैं अपने, उनके रिमेन्स, पेड़ों को काट दिया हमने, लकड़ी बन गई या उससे कोल बन गया फॉसिल फ्यूल्स में, उनके रिमेन्स या एनिमल्स का एक्सक्रीटा, दैट इज कॉल्ड बायोमास. तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली दे आर बायोमास. तो इस बायोमास में यूज करते हैं एज अ फ्यूल. वुड का यूज होता है एज अ फ्यूल और दूसरा आपका कावडंग का होता है यूज. तो इन दोनों को एक बार समझो कैसे यूज होता है. वुड को बर्न करते हैं टू गेट एनर्जी. लिमिटेशन क्या रहेंगी? नॉन रिन्यूएबल. देखने में रिन्यूएबल है बट 20-25 साल लगते हैं पेड़ों को पूरा ग्रो करने में. सो दे आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस. उसके बाद पॉल्यूटिंग है. उसके बाद नॉट एज एफिशिएंट एज फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स जितनी भी एफिशिएंसी इनकी नहीं है. इसके अलावा लो कैलोरीफिक वैल्यू, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू लो है. तो ये क्या है? इनकी लिमिटेशन है जो हम ट्रेडिशनल यूज करते हैं उसके लिए. अब नई टेक्नोलॉजी से हाउ वी कैन इंक्रीज दिस थिंग, वो देखना है आपको. और पहले इसकी एडवांटेज भी देख लो. ये आप बार बार पेड़ लगा के अपना ग्रो कर सकते हैं. अगर आपका एफोरेस्टेशन पे आप जाते हो तो यू कैन इंक्रीज योर अमाउंट ऑफ वुड प्रोड्यूस्ड. और एक यहाँ पे और लिख देता हूं मैं, लीड्स टू डिफोरेस्टेशन. जो आपका लिमिटेशन में लीड्स टू डिफोरेस्टेशन. पेड़ कटेंगे, पेड़ कटने से भी बहुत सारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है. तो एडवांटेज में क्या हो गया तुम्हारा? कैन बी ग्रोन अगेन बाय एफोरेस्टेशन. अब आपका नई टेक्निक में वुड है. वुड को अगर आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन
करते हैं तो आपको मिलता है चारकोल। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। लिख देता हूं मैं यहां पे, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। अगर वुड को हम हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर तो वी आर गोइंग टू गेट चारकोल। सिमिलरली अगर आप कोल को करते हैं थ्रू द सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू गेट कोक। और ये जो दोनों चीजें आपकी चारकोल और कोक ये बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, ये कम्पैक्ट हैं। कम्पैक्ट होने से क्या फायदा है? दे आर इजी टू स्टोर एंड कॉज नो पॉल्यूशन। तो छोटी सी बात देखिए, हमने एक टेक्निक का यूज किया, हमने वुड का और कोल का फॉर्म ही बदल दिया एंड विच दीज फॉर्म्स आर मच मोर एफिशिएंट देन दीज ओरिजिनल वुड एंड कोल। अब काउडंग पे आते हैं। काउडंग का जो यूज था बेसिकली वॉज इन द फॉर्म ऑफ काउडंग केक्स। उपले बनाए जाते थे ड्राइड काउडंग और उनको फिर जलाया जाता था। और ये जो काउडंग केक्स हैं अगेन दे वर हैविंग लो कैलोरीफिक वैल्यू एंड पॉल्यूटिंग। कैलोरीफिक वैल्यू कम है और पॉल्यूशन भी होता था, तो दोनों हार्म्स हैं। बट इसकी एक एडवांटेज क्या है? ये रिन्यूएबल है क्योंकि एनिमल्स हमेशा लाइफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग एक्सक्रीट करेंगे और वो हमारा काउडंग होता है उससे हम केक बना के यूज करते रह सकते हैं। ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बट ओरिजिनली इसका यूज प्रॉपर नहीं होता था, एफिशिएंटली नहीं होता था। तो अब इसके लिए आगे क्या आता है? बायो गैस प्लांट और यहां से हमें मिलेगी बायोगैस। तो ये जो बायोगैस है इट इज मच मोर एफिशिएंट देन काउडंग केक्स। तो अब पढ़ेंगे हम कि बायोगैस कैसे बनाई जाए और बायोगैस की कंपोजिशन क्या है। काउडंग प्लस एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स है आपका, और ये बेसिकली हम लेते हैं हार्बीवोरस एनिमल्स का। इसको पानी के साथ मिक्स किया जाएगा और ये बन जाएगा सेमी सॉलिड स्लरी। पानी के साथ मिक्स करके ये सेमी सॉलिड हो जाएगा और उसको बोलते हैं स्लरी। अब ये जो स्लरी है फेड इनटू डाइजेस्टर ऑफ बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं हम डाइजेस्टर। वहां पे इसको डाल दिया जाएगा और आगे इसमें क्या होगा, अनएरोबिक ऑक्सीडेशन होगा। अनएरोबिक ऑक्सीडेशन के बाद स्लरी विल बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस और साथ में जो रेजिड्यू बचेगा दैट विल बी यूज्ड एज
मैन्योर। तो पूरा का पूरा जो एक्सक्रीटा और कावडंग है उसका टोटल यूज हो जाता है अगर हम बायोगैस प्लांट का यूज करते हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी है। एक्सक्रीटा को पानी में मिला के स्लरी बनाया, स्लरी को डाइजेस्टर में डाल दिया बायोगैस प्लांट का, और वहां पे होगी अनएरोबिक ऑक्सीडेशन, और हमें दो चीजें मिलेंगी, एक तो बायोगैस और दूसरा मिलेगा रेजिड्यू जो बचा हुआ मटेरियल है, एंड दैट विल बी यूज्ड एज मैन्योर इन द फील्ड्स। ये बहुत अच्छे वाला मैन्योर बनता है। अब जो बायोगैस है जो आपको मिली, इसका 75% इसमें मीथेन होती है। तो कंपोजिशन में सबसे पहले इसमें क्या है, 75% मीथेन। उसके बाद इसमें होता है कुछ CO2, कुछ होता है इसमें हाइड्रोजन, और कुछ होता है इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये 4 गैसेस का मिक्सचर है आपका बायोगैस। और ये क्या होगा आपका, नॉन पॉल्यूटिंग, मोर एफिशिएंट। तो यहां पे क्या देखा हमने, जो हमारा कावडंग था जिसका हम एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाते थे, उसका इस टेक्नोलॉजी से यूज करके हमने उससे नॉन पॉल्यूटिंग एंड मोर एफिशिएंट फ्यूल निकाल लिया। और ये बायोगैस आपका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, इट कैन बी यूज फॉर कुकिंग, फॉर लाइटिंग, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज ऐसे हो सकता है, हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इस बायोगैस को जलाएंगे, हीट प्रोड्यूस होगी, वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम, और स्टीम के बाद फिर वो थर्मल पावर प्लांट वाला जो होता है उसी तरीके से स्टीम विल बी यूज टू रोटेट द टर्बाइंस, और उसके बाद क्या मिलेगी हमें, इलेक्ट्रिसिटी। सो वी हैव सीन कि इनको हम कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। तो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, विंड। विंड का जो यूज ट्रेडिशनल तरीके से, वो लिखते हैं पहले क्या क्या होता था। सेल बोट्स होती थी, बोट्स के ऊपर एक कपड़े का बड़ा सा सेल लगा होता था, तो उस पे विंड स्ट्राइक करती थी और वो बोट चलती थी, वो यूज होता था इसका। विंड मिल्स बनाई गई थी फॉर वाटर लिफ्टिंग एंड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। यही काम होता था विंड का। विंड मिल से वाटर को लिफ्ट किया जाता था नीचे से ऊपर लेके आने के लिए, इरिगेशन में यूज होता था। और ग्राइंडिंग ग्रेन्स, जो गेहूं वगैरह होता है उसको पीस के आटा बनाना, गेटिंग फ्लोर फ्रॉम द ग्रेन, उसके लिए भी विंड मिल्स का यूज होता था। इसके अलावा कोई यूज नहीं था। अब जो नई टेक्नोलॉजी में विंड से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, कैसे होगा। विंड के अंदर होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी, रोटेट द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। जब ये विंड टकराएगी विंड मिल के ब्लेड से तो वो रोटेट होंगे, और उसके साथ अटैच की जाएगी टर्बाइंस, तो टर्बाइंस विल ऑल्सो रोटेट। और टर्बाइन जब रोटेट हो जाएगी तो विद द हेल्प ऑफ जनरेटर वी कैन गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
तो इसी सेटअप में जो विंड मिल्स यूज होती थी, बस उसके साथ क्या किया गया, जनरेटर को अटैच कर दिया अलोंग विथ टर्बाइंस। तो नई टेक्नोलॉजी है और आपको इसका जो यूज था विंड का ट्रेडिशनल, उससे मोर एफिशिएंट एनर्जी फॉर्म आपको मिलती है। तो इसकी एडवांटेज क्या है? पॉल्यूशन फ्री। विंड मिल से आप एनर्जी जनरेट करते हैं तो वहां पे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरी चीज, रिन्यूएबल सोर्स। आपका जो विंड है ये कभी भी खत्म नहीं होगा जब तक अर्थ है और अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है। सो इट इज रिन्यूएबल सोर्स। डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी, सिंगल विंड मिल जनरेट वेरी लेस एनर्जी। सो wind energy farms are made। मतलब सबसे बड़ी लिमिटेशन, सिंगल जो विंड मिल है वो बहुत कम एनर्जी जनरेट करेगी, इसलिए बनाए जाते हैं विंड एनर्जी फार्म। अब ये विंड एनर्जी फार्म क्या होता है? यहाँ पे ढेर सारी विंड मिल्स लगी होंगी और सारी इकट्ठा काम करेंगी, जिसके कारण बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। विंड एनर्जी फार्म, अ प्लेस हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ windmills so that more energy can be produced। दूसरी जो लिमिटेशन है इसकी, लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड। अब ये बहुत ज्यादा विंड मिल्स लगानी है तो उसके लिए हमें बहुत बड़ा एरिया चाहिएगा। और कैसे? 2 मेगावाट का अगर हमें प्लांट बनाना है तो उसके लिए हमें 2 हेक्टेयर लैंड चाहिए, 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। सो लैंड की लिमिटेशन है बहुत ज्यादा। 1 मेगावाट के लिए, फॉर 1 मेगावाट इट इज 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड विच इज रिक्वायर्ड। तीसरी लिमिटेशन है विंड स्पीड। मिनिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड इज 15 किलोमीटर पर आवर। अगर 15 किलोमीटर पर आवर से कम स्पीड पे विंड चलती है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगी। दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक ये लिमिटेशन है। और हर समय पे 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड्स नहीं चलती हर जगह पे। अगली चीज है लिमिटेड प्लेसेस वेयर इट कैन बी इरेक्टेड। क्योंकि ये वाली स्पीड चाहने के लिए आपको खुला एरिया चाहिए, जैसे सी शोर्स, समुंदर के आगे कोई हिंड्रेंस नहीं होती है, देयर इज नो हिंड्रेंस। तो हवा जो है दैट कैन मूव फ्रीली और वहां पे विंड स्पीड ज़्यादा हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। बट शहरों में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जिसके कारण विंड की जो मूवमेंट है उसके बीच में रुकावट आएगी और उसकी स्पीड हो जाएगी कम, तो वहां पे इसको इरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगली लिमिटेशन बनती है, ये जो विंड मिल्स हैं दे आर इन ओपन, तो ऑलवेज फेसिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस।
एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जो इसके पार्ट्स हैं उन पे रस्टिंग हो सकती है, जिसके कारण ये डैमेज हो सकती हैं। दूसरी चीज मूविंग पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट्स होने के कारण ज़्यादा फ्रिक्शन, और ज़्यादा फ्रिक्शन के कारण अगेन जो आपकी वियर एंड टियर है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा स्टोरेज डिवाइसेस आर नीडेड। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी उसका डायरेक्ट यूज नहीं हो पाने की केस में उसको स्टोर करना है, और स्टोरेज के लिए आपको बैटरीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें मिला के इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, बट अगर इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए तो इसकी एडवांटेज बहुत अच्छी हैं। यू कैन गेट वेरी चीप एंड पॉल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो देखा आपने कि नई टेक्निक्स यूज करके वी कैन जनरेट more energy from conventional sources. So this was about use of new techniques for improvement of conventional sources of energy. Next lecture में हम इसके आगे चलेंगे. Thank you very much.